ये स्लाइड पे आपको उसके जो की नोट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस करते हैं। एनी क्वेश्चन? चलें जी, रोल नंबर जो 4 हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, वो मुझे बताएं कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस है। What is the difference between regression and correlation analysis? Roll number 4. ठीक है। रोल नंबर 2, difference between regression and correlation analysis. सर मैं बताऊं? इससे पूछ रहे हैं किंजा मलिक, सेम क्वेश्चन, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन डिफरेंस। ठीक हो गया, गुड। आसिफ खान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस? सर रिग्रेशन में हम एक वेरिएबल का दूसरे पे डिपेंडेंस को चेक करते हैं, और सर कोरिलेशन में इंटर डिपेंडेंस होती है वन वेरिएबल की अदर पे। गुड, दोनों की एक एक एग्जांपल देने हैं आप, शाबाश। सर जैसे बाइक है सर, वो डिपेंड कर रही है पेट्रोल पे। ठीक है, ये सर रिग्रेशन में मतलब जो बाइक रन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बाइक इज डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन इट। या सर जो क्वांटिटी है ठीक है, फ्यूल की। ठीक है। और सर कोरिलेशन में जैसे हम सर परसीव स्ट्रेस लेते हैं और आगे सर कर लेते हैं हम स्लीप क्वालिटी पे। रिपीट करें। ये सर मैं रिसेंट वर्क चल रहा था तो मैं उसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ हाँ, कोई तो इशू नहीं, रिपीट करें। जैसे अगर हम सर अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो स्लीप क्वालिटी है वो पुअर होती चल जाती है। सही है। और अगर स्लीपिंग क्वालिटी बेहतर है तो इट ऑलवेज मींस दैट सर अगर स्ट्रेस कम होगा तो हम्म। स्लीप क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो दूसरी तरफ से फिर हम ये भी कह सकते हैं ना कि स्लीपिंग हैबिट्स या अगर स्लीपिंग टाइम किसी का बेहतर है तो डेफिनेटली इट मींस स्ट्रेस दैट कम है। स्ट्रेस इस पर कम है। सही हो गया, गुड। जी सर। अच्छा जी, सखावत अभी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए बुशरा, आप बताएंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी, बुशरा खान से क्वेश्चन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या डिफरेंस है दोनों में? जी उस्मान, रोल नंबर 8। हसन अली। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ये कौन कह रहे हैं? सर बुशरा, जी आपकी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही शायद। आपने बताना सर है मेरी तरफ शायद शोर है इसलिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है? सर ये नहीं मुझे आता। ये आपने पढ़ा हुआ है अभी? सर अगर मैं वन बाय वन इनके पूछूं ना डेफिनेशंस तो आपने बता देना, लेकिन आपने शायद थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, इसको लिंक करने की कोशिश नहीं की। जी एहसन, हाँ बताएं आप।
Yes, personally. चलें, गुड, वेल डन। सर तो वैसे मैंने सोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो ज़हन में नहीं आया कि ये इसका जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है। चलें, कोई इशू नहीं। तो आप भी थोड़ा कोशिश करें कि इसी तरह सोचें इसको, और थोड़ा जो इसका इसकी सराउंडिंग्स है ना, कोई भी टॉपिक, तो उसको थोड़ा सा ज़हन में ले आते हैं कि ऐसे हो सर सकता है कि बेसिकली वो जो रिग्रेशन है उसका आपने बताया कि दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है इसको चेक करने के लिए। और जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप है, मेरे ख्याल से सर आपने वो बताया था उस दिन कि सर चलें, वो कोई मिस नहीं, हो गया, वो चलें, नहीं वो नहीं याद। कोई इशू नहीं। अच्छा, उस एक दिन तो आपने बताया BS1 था। ये है कि हमने जो अभी चेन बना ली है इंशाल्लाह, उसमें हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। और दूसरा जो जूम का मेरे पास वर्जन है वो पेड नहीं है, तो वो 40 मिनट्स के लिए क्लास अलाउ कर रहे हैं, तो हमने 40 मिनट्स में सम अप करना है। तो दिल तो ये करता है कि हम क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे और ज़्यादा पूछूं, बट मैंने थोड़ा अभी ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो अब जो हमारे रिमेनिंग 20-25 मिनट्स हैं, उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो बेसिक थ्योरी है, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लिप्स की फॉर्म में शेयर कर चुका हूँ, उसके लिंक्स भी मौजूद है, तो अब मैं उसको दोबारा इलाबोरेट करता हूँ। तो और इंशाल्लाह ये इस वीक में हमारा क्लोज हो जाएगा। और फिर मुनीब अहमद की बड़ी अच्छी सजेशन थी कि आप SPSS पे भी आए, तो हम इसके बाद इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। तो टेस्टिंग में हमारे पास टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक पैरामीटर इन्फ्रेंस है और एक नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस। तो नॉन पैरामीट्रिक आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और पैरामीट्रिक इन्फ्रेंस में हमने T टेस्ट और Z टेस्ट पढ़ लिया है, तो उसी पे आप थोड़ा सा हम मज़ीद देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। ये आप लोग जो सोशल साइंसेस के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आपकी कोई मेरा चैलेंज है, आप अपना कोई रिपोर्ट या थीसिस आर्टिकल उठा के आप देख लें, तो उसमें विदाउट हाइपोथेसिस आपका कोई काम मुकम्मल नहीं होगा। तो इस हवाले से स्पेशली हमें इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो हाइपोथेसिस का और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या मतलब होगा। हाइपोथेसिस मफरूज़ा है किसी पॉपुलेशन के लिए, और रियल लाइफ में ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप थॉरली सारी पॉपुलेशन को स्टडी कर लें। और टेस्ट आपने हाइपोथेसिस ही को करना होता है हमेशा, यानी आपने पॉपुलेशन ही को टेस्ट करना होता है। तो फिर इस गोल को अचीव करने के लिए हम थॉरली ऑन दी होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, बल्कि हम एक उसी पॉपुलेशन में से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके तो फिर हम उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर उस सैंपल के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद होंगी जो हम उधर पॉपुलेशन में कह रहे हैं, तो इट मीन्स के पॉपुलेशन के अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और हम अपने इस रिज़ल्ट को जनरलाइज कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर उससे हम आगे इसको एक्सटेंड करते हैं टॉपिक को। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि काई स्क्वायर के हवाले से, कि जो अभी कोरोना की डिज़ीज़ चल रही है पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, तो उस हवाले से सपोज अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन द कोरोना वायरस एंड द एजुकेशन ऑफ द पीपल। तो लोगों का अवेयर होना या एजुकेशन का होना कोरोना की जो रेमेडियल है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमारा हाइपोथेसिस है। यानी क्या लोगों की एजुकेशन कंट्रीब्यूट कर रही है कि वो कोरोना से बचने के लिए जो रेमेडियल मेजर्स हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो अब ये जो हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं, अब इसको टेस्ट करने के लिए, ये अब हाइपोथेसिस हमने बनाया है पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन के लिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें और फिर हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, तब तक शायद वैसे ही कोरोना ख़त्म हो चुका हो। तो हम टाइम लिमिटेशंस को और एक्यूरेसी ऑफ द वर्क को इन्हांस करने के लिए फिर हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक सैंपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 500 पीपल का सैंपल ले लेते हैं और उनसे हम क्वेश्चन करते हैं
कि क्या आप लोग एजुकेटेड हैं, और दूसरी तरफ कि आप जो रेमेडियल मेजर्स हैं कोरोना के लिए क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये सपोज हम क्वेश्चन उनसे पुट अप करते हैं, वो 500 लोग हमें फीडबैक देंगे और उसको हम बेस बना के थ्रू पाई स्क्वायर हम टेस्ट कर लेंगे वेदर देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन द रेमेडियल मेजर्स ऑफ कोरोना एंड द एजुकेशन ऑफ द पीपल। तो ये हमने जो इतना बड़ा काम था उसको हमने लिमिटेड करके और इतनी ही एक्यूरेसी और शॉर्ट टाइम के साथ हमने कवर कर लिया। तो ये बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हमारा गोल है और आसानी है जो हमें स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसको आगे एक्सटेंड करते इस पर बहुत सारे एग्जांपल हम सोच सकते हैं, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो और आप अपनी रिसर्च को सामने रखते हैं तो आप लोग कोई आर्टिकल किसी का भी देखें तो डेफिनेटली श्योरली चैप्टर नंबर 3 के अंदर वहाँ पे हाइपोथेसिस लिखे होंगे और चैप्टर नंबर 4 में उनको न्यूमेरिकली सॉल्व किया गया होगा। तो बेस जो है इसकी समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर लेंगे, एसपीएसएस की मदद से आप रिजल्ट्स ले लेंगे, बट पहले उसकी जो बेसिक कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है उसको डेवलप करना और सीखना ज़रूरी है। तो हाइपोथेसिस क्लेम है पॉपुलेशन के लिए। इसके बाद आपको 6 स्टेप्स बताए गए थे तो इसकी कंस्ट्रक्शन के, तो उसमें पहला स्टेप है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये बात आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि इक्वलिटी वाली स्टेटमेंट हमेशा एच नॉट में हम लिखेंगे, हमेशा इक्वलिटी वाली स्टेटमेंट वो ग्रेटर इक्वल है, वो इक्वल है या लेस इक्वल है तो हम उसको एच नॉट में लेंगे। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमेशा नॉट इक्वल वाली स्टेटमेंट हम लेंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, इंफीरियर, सुपीरियर, इस तरह की जो टर्म्स हैं जहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेंगे। इसके बाद ये डेफिनेशन क्लियर है कि जो नल हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव उसका कम्प्लीमेंट्री है, उसका उलट है, जो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे सारी इक्वलिटी वाली टर्म्स हैं और यहाँ पे इक्वलिटी वाली नहीं है। इसके बाद हाइपोथेसिस को लिखा कैसे जाता है, तो राइट द क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन, देन राइट इट्स कम्प्लीमेंट, उसका उलट लिखें, आइदर हाइपोथेसिस द नल और द अल्टरनेटिव कैन रिप्रेजेंट द क्लेम। तो ज़रूरी नहीं है ये जो कहा जाता है ना कि क्लेम को हमेशा एच नॉट में लिखें, ये ठीक नहीं है। क्लेम अल्टरनेटिव में भी आ सकता है और क्लेम नल हाइपोथेसिस में भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल आ रही है, हॉस्पिटल क्लेम्स इट्स एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम इज लेस देन 10 मिनट्स, ये अब क्लेम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसको सेट कर देते हैं जो ईदी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो ईदी की तरफ से जो ईदी साहब की तरफ से जो एम्बुलेंसेस की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उनका जो रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिनट्स है, ये क्लेम कर रहे हैं ईदी फाउंडेशन वाले। अब हमें इसको सपोज टेस्ट करना है तो हम इसको अल्टरनेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये लेस देन 10 मिनट्स है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो हम लिखेंगे म्यू लेस देन 10 मिनट्स। अब एच नॉट क्या बनेगा, एच नॉट इसका उलट बनेगा, वो ग्रेटर भी हो सकता है 10 मिनट से और इक्वल भी हो सकता है। तो ये हमारा पहला स्टेप सॉल्व हो गया। और हाइपोथेसिस का ठीक कंस्ट्रक्ट करना सारे क्वेश्चन के लिए वैलिडिटी और एक्यूरेसी का बायस होगा। तो हमने देखा कि हॉस्पिटल क्लेम कर रहे हैं कि एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम लेस देन 10 मिनट्स है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो हमने इसको H1 में लिखा या HA में लिखा और इसका उलट हमने H0 में लिख दिया। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं क्लेम H1 में आ रहा है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, अ कंज्यूमर मैगजीन क्लेम्स द प्रोपोर्शन ऑफ सेल फोन कॉल्स मेड ड्यूरिंग इवनिंग्स एंड वीकेंड्स इज एट मोस्ट 60%। ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड पे या इवनिंग टाइम पे जो कॉल्स हैं वो 60% जो है वो रिस्पॉन्स है। तो अब एट मोस्ट का वर्ड आ रहा है, तो एट मोस्ट का मतलब है 60%, ज़्यादा से ज़्यादा 60 या उससे कम। तो अब इसमें क्वालिटी आ रही है तो हम इसको एच नॉट में लिखेंगे। और ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक मीन की टेस्टिंग करवाई है और एक प्रोपोर्शन की, तो दोनों की एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ। या दोबारा देखें, एवरेज रिस्पांस टाइम था लेस देन 10 मिनट्स, तो हमने इसको म्यू से डिनोट किया, म्यू। और यहाँ पे बात हो रही है जो कॉल्स हैं 60%, तो यहाँ परसेंटेज में बात हो रही है तो हम इसको पी से लिखें, सिंपल सा डिफरेंस। अगर एवरेज की बात हो तो म्यू और अगर प्रोपोर्शन या परसेंटेज की बात हो तो फिर पी। तो एट मोस्ट 60% है तो हम इसको लिख रहे हैं पी लेस देन और इक्वल टू 60%। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, ग्रेटर देन 60%।
तो ये चीज़ आप समझ लें, ये 60 को मैं 0.6 लिख रहा हूँ, 100 से डिवाइड किया तो इसलिए ये लिखा जा रहा है। अब क्लेम हमारा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में आ रहा है और इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे आ रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटी थी, दोनों एग्जांपल में आपको शेयर कर दी। इसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, तो उसमें कुछ क्लूज हैं एक रिसर्चर के लिए। जैसे पहले भी बात हो गई कि हमेशा जो आपका क्लेम जो इक्वलिटी वाली स्टेटमेंट है उसको H0 में लिखें, नंबर 1। नंबर 2, डेटा कलेक्ट करें, फिर आप रैंडम सैंपल लें और फिर उस पर आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करें। अब यहाँ रैंडम सैंपल से क्या मतलब है, अगर मैं कोरोना के हवाले से लोगों की जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं उस पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं रैंडमली लोगों से डाटा लूँगा, अपनी विश नहीं इन्वॉल्व होगी कि ये 10 लोग ले लूँ, वो 50 लोग ले लूँ, नहीं, रैंडमली, ताकि जो मेरे रिजल्ट्स हैं उसमें बायसनेस ना हो, वो अनबायस्ड हो और वो ठीक पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहे। इसके बाद सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, तो इस पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हम वहाँ पे मीन एवरेज कंप्यूट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं, तो ये वो हमारे मेजर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी, तो ये मैं अगली स्लाइड में आपसे शेयर करता हूँ पी वैल्यू के हवाले से। उससे पहले ये एरर्स और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा दूसरा स्टेप आ गया। तो अगर हमारा H0 ट्रू है, जैसा कि आप यहाँ देख लें, और हमारा डिसीजन भी उसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, मतलब क्लेम ठीक था, दावा ठीक था और हमने भी उसको ठीक कहा, इसका मतलब है डिसीजन ठीक हो गया। अच्छा, जो क्लेम था, हाइपोथेसिस था, वो फॉल्स रॉन्ग था और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। इधर से मैं कॉलम पढ़ रहा हूँ और इधर से मैं पहली रो पढ़ रहा हूँ। तो दोबारा देखें आप, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो हाइपोथेसिस था वो रॉन्ग था और डिसीजन में मैं कह रहा हूँ हमने उसको रॉन्ग नहीं कहा। तो हमने गलती की, एरर हुआ, हाइपोथेसिस रॉन्ग था, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी आसान तर्जुमा अगर हम करें तो हमने गलत को सही कह दिया। तो अगर हम गलत को सही कहेंगे तो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं टाइप 2 एरर। अच्छा, फिर अब आप दोबारा इधर हैं, तो H0 में H0 ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी सही चीज़ को हमने गलत कह दिया, तो इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर। तो टाइप 2 एरर क्या कर रहे हैं, गलत को सही कह रहे हैं, और टाइप 1 एरर में क्या कर रहे हैं जी, टाइप 1 एरर को हम क्या कह रहे हैं, हाइपोथेसिस हमारा ठीक था और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। नीचे अब डेफिनेशन इसकी देख लें, टाइप 1 एरर, नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू बट द डिसीजन इज टू रिजेक्ट इट। हाइपोथेसिस ठीक था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर, हाइपोथेसिस एक्चुअली फॉल्स था बट द डिसीजन इज डू नॉट रिजेक्ट इट। तो हाइपोथेसिस हमारा रॉन्ग था और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, तो ये टाइप 2 एरर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा दूसरा पॉइंट होता है, तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर को कमिट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है जो हम आमतौर पर अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको 1%, 5% या 10% हम रखते हैं, जिस तरह आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में देखा। अब ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप लोग जानते हैं कि जब हम कुल को स्टडी नहीं कर रहे, टोटल को यानी होल को हम स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि हम पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, हमने एक उसका जुज लिया, एक उसका सैंपल लिया। तो जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल जो है वो होल का नुमाइंदा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब हम सैंपल ले रहे हैं तो वो सैंपल लेने में भी हमसे मिस्टेक हो सकती है, हमने क्वेश्चनर फिल किया, लोगों से डेटा लिया और मे बी डेटा कलेक्ट करते हुए हमसे मिस्टेक हो जाए। कोई कहता है कि मेरी एज है 30 ईयर और हम उसको 13 समझ लें फॉर एग्जाम्पल। फिर जब हम उसको सॉफ्टवेयर पे ऐड कर रहे होते हैं और एडिटिंग कर रहे होते हैं तो मे बी हम टाइपिंग एरर कर रहे हैं, तो एरर हमसे हो सकता है, ह्यूमन बीइंग होते हुए एरर वी कैन कंडक्ट। बट हम एज अ रिसर्चर फिर एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं कि जो एरर है उसको हम फिक्स कर देंगे और वो 1% हो सकता है अगर हमारी स्टडी सेंसिटिव है, लाइक मेडिकल स्टडी है, उसको हम 5% कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे 10% करके। अगर वो सोशोलॉजी से रिलेटेड स्टडी है तो हम थोड़ा एरर अफोर्ड कर लेते हैं।
तो ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है बेसिकली ये इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। तो इधर जो आप देख रहे थे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये दोनों डेंजरस है, यानी गलत को सही कह देना ये भी रॉन्ग है, सही को गलत कह देना ये भी रॉन्ग है। लेकिन स्टेटिस्टिकली हम टाइप 1 एरर को ज़्यादा डेंजरस समझते हैं, तो फिर हम इसी को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए फिर हम टाइप 1 एरर पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं 1% या 5% या 10%। तो ये हमारा दूसरा स्टेप है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो टेस्ट है वो हमारा 1 टेल हो सकता है, 2 टेल हो सकता है, या फिर लोअर टेल और अपर टेल हो सकता है। तो आप यहाँ देखते हैं ये ओरिजिन है, 0 पॉइंट है, इसकी राइट साइड डार्क एरिया है, तो ये राइट टेल टेस्ट है, या हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपर टेल टेस्ट है, क्योंकि ये 0 से अपर साइड पर है तो ये अपर टेल टेस्ट है। यहाँ हम देख रहे हैं 0 की लेफ्ट साइड पे डार्क एरिया है, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, या हम इसको लोअर टेल टेस्ट कह सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ओरिजिन के दोनों तरफ डार्क पॉइंट्स मौजूद हैं, तो इसको हम बोलेंगे टू टेल टेस्ट। तो ये क्रिटिकल रीजन और टेबल वैल्यू के लिए हमें हेल्पफुल होते हैं, जिस तरह आपने एग्जांपल में पहले देखा। अब की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहते हैं। और चूँकि आप लोगों ने रिसर्च लिखते हुए हाइपोथेसिस बनाने और सॉफ्टवेयर का यूज़ करने, तो सॉफ्टवेयर हमें बड़ी आसानी देता है और हमें टेबल नहीं देखना पड़ता, क्रिटिकल रीजन का कंपैरिजन वगैरह नहीं करना पड़ता, ये हमें पी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो पी वैल्यू की डेफिनेशन ज़रा गौर से सुनिएगा। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच वी रिजेक्ट एच नॉट, और या फिर इट इज़ द लार्जेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो ये वो मिनिमम पॉइंट है जिस पे हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर पी वैल्यू वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसका रूल देखें, ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, सिंपली इसको रिलैक्स करते हुए आप नोट करें और इसको सीखें और याद करें। अगर पी वैल्यू अल्फा की वैल्यू से स्मॉल है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेटा कलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर पे डाला, रिजल्ट लिया और पी वैल्यू निकली 0.001, 0.001, और अल्फा आपने सेट किया हुआ था 5%, 0.05। तो क्या 0.001 लेस है 0.05 से? यस। तो हम सिंपली पी वैल्यू के बेस से एच नॉट को रिजेक्ट कर। दूसरी तरफ अगर सपोज पी वैल्यू है 0.10 और अल्फा है 0.05, तो क्या 0.05 से बड़ा होता है? यस। तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये डिसीजन क्राइटेरिया है। इसके बाद ये थोड़ी हमने बेस बनाई, यानी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होते हैं, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप कैसे बनाते हैं, दूसरा स्टेप कैसे बनाते हैं, और फिर डिसीजन कैसे लेते हैं। तो चूँकि हमने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना था, इसलिए अब इसमें दरमियान में जो इसका क्रिटिकल रीजन था वो शेयर नहीं किया गया, फार्मूला आपको अभी शेयर कर दिया। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे पास जी टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है और एफ टेस्ट होता है। तो अभी तक आपको जी टेस्ट और टी टेस्ट करवा दिया गया, एफ टेस्ट अभी रहता है। तो जी टेस्ट और टी टेस्ट पे जो मटेरियल हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तो जो थ्योरी है, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, जो हमारा ज़्यादा कंसर्न है इस वक्त जब तक कि कोरोना वाले हालात बेहतर नहीं होते, तो उस हवाले से आपने याद रखना है, हमेशा हमेशा जी टेस्ट और टी टेस्ट को किसी भी पॉपुलेशन की एवरेज वैल्यू को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आई रिपीट, to test the average value about a population, we always use either t-test और z-test। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद जो f-test है वो हम यूज़ करते हैं एवरेज को कंपेयर करने के लिए। t-test और z-test भी एवरेज को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो f-test है वो मोर देन 2 पॉपुलेशंस की एवरेज को कंपेयर करने के लिए करते हैं। टी टेस्ट जो है वो मैक्सिमम, या जी टेस्ट जो है वो 2 पॉपुलेशन तक कंपैरिजन हम करने के लिए यूज़ कर लेते हैं।
लेकिन जो एफ टेस्ट है वो मोर देन 2 पॉपुलेशंस को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अजम्पशंस जो हैं ये आसान है और ये मटेरियल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे पहले ये मैंने शेयर नहीं किया कि टी टेस्ट और जी टेस्ट की अजम्पशंस क्या होती हैं। आसान है, अभी हम समझ लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अजम्पशंस के हवाले से वो ये है कि इंटरवल और रेशो स्केल मेजरमेंट होना चाहिए। यानी टी टेस्ट और जी टेस्ट हमेशा हम क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली, जो एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम था वो लेस देन 10 मिनट्स था। तो मिनट्स और ड्यूरेशन ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ये इंटरवल स्केल पर है, सॉरी रेशो स्केल पर है। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे क्लेम को टेस्ट करने के लिए या टी टेस्ट यूज़ करेंगे या जी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये एक अजम्पशन हो गई कि जो डेटा सेट है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि टी टेस्ट और जी टेस्ट किस तरह के डेटा के लिए यूज़ करते हैं, तो आप कहेंगे जब हमारा डेटा इंटरवल या रेशो स्केल पर। दूसरी अजम्पशन है कि जो आपने सैंपल लेना है पॉपुलेशन से वो रैंडमली लेना है, जैसे पहले बताया गया। तीसरी अजम्पशन है कि जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो किसी भी तरह से ऑब्जर्वेशन आपस में डिपेंडेंट नहीं होगी। इसके बाद जो जिस पॉपुलेशन से हम डेटा ले रहे हैं तो वो पॉपुलेशन नॉर्मल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसे ही रॉ डेटा पकड़ के उसमें से सैंपल लेना शुरू कर दें, बल्कि जो डेटा होगा वो कॉम्पैक्ट और नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है ये बेसिकली एफ टेस्ट के हवाले से है कि जब आपने 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, 2 या 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन को, तो उन पॉपुलेशन के जो वेरिएंसेस हैं यानी जो वेरिएशंस हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं। अब हम एक क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं, पहले भी ये बात हो चुकी है जी टेस्ट फॉर मीन के लिए। अब देखिए टाइटल ये मैंने बना दिया दी जी टेस्ट फॉर ए मीन, यानी एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करें वो आपसे शेयर किया जा चुका है। यहाँ आप देख रहे हैं एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा एक्स बार को हम लिखते हैं सिग्मा ओवर एन अंडर। तो ये फार्मूला है जी टेस्ट के लिए। अब जी टेस्ट को यूज़ कब किया जाता है, तो टी और जी का कंपैरिजन यहाँ गौर से सुन ले आप। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सिग्मा आप देखते हैं, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है, तो फिर हम हमेशा जी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का ना पता हो, तो फिर हम दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि क्या सैंपल साइज 30 से बड़ा है या छोटा है। तो अगर सैंपल साइज बिगर है 30 से, तब भी हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज जो है वो 30 से बिलो है और सिग्मा यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का भी नहीं पता, तो फिर हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपको, तो ये आप फिर भी सुन सकते हैं। इसके बाद अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम स्टॉप करते हैं और आपके क्वेश्चंस को टेस्ट करते हैं। ये एग्जांपल है जी टेस्ट की। जो प्लेयर्स एथलेटिक खेलते हैं तो उनकी जो जो वो शू वियर करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो $80 है सपोज, तो ये क्लेम है। तो इसको टेस्ट करने के लिए 36 प्लेयर्स के शूज़ की प्राइस ली गई, तो वो यहाँ पर प्राइस ये सारी लिखी हुई है। तो हमने अब टेस्ट करना है कि क्या वाकई इज़ देयर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द रिसर्चर्स क्लेम, क्या वाकई जो शू कॉस्ट है वो $80 है, ये हमें टेस्ट करना है। अब इस पे हम अपने स्टेप्स को देखते हैं कि H0 क्या होगा, H1 और दूसरी चीज़ें कैसी होंगी। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपली कह दिया गया कि जो शूज़ की कॉस्ट है वो $80 है, और मज़ीद यहाँ लेस दैन ग्रेटर दैन कोई कोई वर्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब है हम H0 में लिखेंगे क्योंकि एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एवरेज कॉस्ट, तो फिर हम लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू $80, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है म्यू इक्वल्स टू $80। और चूँकि यहाँ मज़ीद कोई बात नहीं है, लेस ग्रेटर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू $80। अल्टरनेटिव इसका बनेगा $80 से कम भी प्राइस हो सकती है, 80 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर अल्फ़ा आ गया, वो 10% है। फिर फार्मूला आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे।
अब जब सॉल्व करेंगे, अगर तो हम सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं तो डाटा डालेंगे और इसको परफॉर्म कर लेंगे, और अगर हम मैनुअली कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ मैनुअल वर्क करना पड़ेगा। पहले इस डेटा के लिए हमें सैंपल एवरेज निकालना है, यानी सबको ऐड करके तादाद पे डिवाइड करके एक्स बार निकाल लें, फिर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, बल्कि वो गिवन है 19.2 तो वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो म्यू हमारे पास 80 है, सिग्मा 19.2 है, सैंपल साइज 36 का है, हमें सिर्फ एक्स बार निकालना है, फार्मूले में पुट करना है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था टी टेस्ट और जी टेस्ट। अब चूंकि सैंपल साइज 30 से बिगर है तो हम जी टेस्ट लगा रहे हैं, और दूसरा सिग्मा भी नोन है इसलिए हम जी टेस्ट लगा रहे हैं। तो अगर सैंपल साइज 26 का होता और सिग्मा अननोन होता, ये ना लिखा होता, तो फिर हम टी टेस्ट लगाते। सारा फार्मूला सेम, स्टेप सेम, जस्ट टेस्ट का नाम बदल देना। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा था आज का लेक्चर। तो अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं, तो अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मोर देन वेलकम। जी शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो हाइपोथेसिस की आप जी जी जी, क्वेश्चन करें, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी जी करें क्वेश्चन शाबाश। सर, ये जो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है सर, इसके बारे में आपने बताया कि ये जो इनकी दो अलग टाइप्स हैं, इसमें आपने सर बताया कि जो जो नल हाइपोथेसिस है ये इसको नॉट से डिनोट किया जाता है और जो अल्टरनेटिव है उसको ए से डिनोट किया जाता है। सर बेसिकली हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, मुझे इसमें थोड़ा सा गाइड कर दें। जी तो आप कोशिश करेंगे रिकॉर्डिंग को गौर से फिर सुनिएगा। अभी मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। सो सिंपल, जो क्वेश्चन के अंदर हमें क्लेम नज़र आ रहा है, तो जिस तरह अभी ये आप देखें फिर सर हॉस्पिटल। आपने एक बात की कि जो जो नल हाइपोथेसिस हैं इसके दरमियान इक्वल का साइन होगा, जी वो देखिए, आपने बताया। जी जी वो मैं वही ठीक। बता। जी जी, तो हॉस्पिटल क्लेम कर रहा और है कि हाँ करें क्वेश्चन। और दूसरा अल्टरनेटिव में आप बताया कि वो उसके उसके दरमियान इक्वल नहीं है, वो जी नॉट इक्वल है। जी तो सर बेसिकली आप हम किसी चीज किसी को एग्जाम्पलीफाई करें कि मैं उसको उसके बारे में मेरी जो थिंकिंग है वो और क्लियर हो जाए, कि इसको आसान हो जाए ये मेरे लिए समझना। जी थोड़ा गौर करें, क्वेश्चन आपका अच्छा है, थोड़ा गौर करें। ये देखिए क्वेश्चन दो पहले ऑलरेडी शेयर, बल्कि 3 क्वेश्चन इसी क्लास में शेयर हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये आप देखें स्लाइड पे कि हॉस्पिटल क्लेम कर रहा है कि एम्बुलेंस रिस्पांस टाइम है लेस देन 10 मिनट्स। तो ये एम्बुलेंस के जी हवाले से ठीक। हॉस्पिटल क्लेम कर रहे हैं। अब आप गौर करें, सिर्फ सुने आप, यहाँ पे देखें लेस आ रहा है, लेस। तो लेस ने हमें क्लियर कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ये H1 में जाएगी। तो हमने ये देखें लिखा म्यू लेस देन 10 मिनट्स, ये लेस आ गई। अब इसका उलट क्या हो सकता है, जो इसका नल हाइपोथेसिस है, नल और अल्टरनेटिव दे आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो एक चीज़ दूसरे का रिवर्स होगी। तो यहाँ पे हमने देखा लेस आ रहा है, तो लेस में लिखा आ रहा है न्यू इज लेस देन 10 मिनट्स। तो अब इसका उलट क्या हो सकता है कि वो 10 मिनट में भी गाड़ी पहुंच सकती है और 10 मिनट से ज़्यादा टाइम में भी। तो ये अब इसका उलट मैंने यहाँ लिख दिया, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मिनट्स। तो ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया। तो H1 में देखें इक्वलिटी नहीं आ रही, और H0 में इक्वलिटी आ रही है। ये समझ रहे हैं? ठीक। जी जी। चलो इस तरह की तो जहाँ एग्जांपल। पे इक्वलिटी नजर आ रही हो, जी जी तो जैसे कि 10 मिनट से कम में तो पहुंच सकती नहीं है, जैसे आपने एग्जांपल दी है कि 10 मिनट या 10 मिनट से ऊपर हो सकते हैं। नहीं, आप इसको ये फिर सुनो। आप देखिए क्लेम था कि जो रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिनट्स है। हमने नहीं गौर किया 8 मिनट है, 7 है, 6 नहीं, हमने कहा लेस देन 10 है। तो हमने लेस को देखते हुए फौरन स्टेटमेंट को उठा के H1 में लिखा, और इसका जो ठीक उलट ठीक था। है। जो ये जो कुछ जी जी हिंट्स हैं जैसे कि लेस वर्ड। जी जी, वो मैंने नोट लिखाया था ना, लेस देन, ग्रेटर देन, इंफीरियर, सुपीरियर, शॉर्टर, वाइडर। ओके। ये वर्ड्स जो हैं ये क्लू देते हैं कि ये हमेशा इस तरह की स्टेटमेंट H1 में लिखी जाएगी, और जो उसका उलट है वो हमेशा H0 में लिखा जाएगा। जी वो और कोई क्वेश्चन, आखिरी मिनट हमारा चल रहा है।
और अगर क्वेश्चंस हैं होने चाहिए मोर देन वेलकम, तो आप ग्रुप में पुट करें, किसी वक्त करें, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दूंगा। जी शाबाश। सर जी ये रिकॉर्डिंग लेक्चर कहाँ पे मिलेगा? जी ये आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। अभी मैं इसको मैंने कर लिया है, तो इसको मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। और मैं हर ठीक है लेक्चर सर, थैंक यू वेरी मच। हर लेक्चर साथ साथ किए जा रहा है। जी ठीक है, जी। ओके सर। जी कोई और क्वेश्चन? चलिए अभी मैंने ना अटेंडेंस आपकी लगानी है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो जो स्टूडेंट मौजूद थे उन्हीं की अटेंडेंस अब लगेगी। 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पूरी क्लास में, तो आज से हम ये सिलसिला भी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।